हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग इनऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर एस ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब सेल में एक ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 ग्रुप को पढ़ेंगे। जो 2 ग्रुप होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे हम लोग अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, कितने इसके मेंबर होते हैं, उनको अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, इनको पढ़ा जाएगा। इन जो ग्रुप्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में बेटा जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका एटॉमिक रेडियाई, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग अल्कली मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी पढ़ा जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। यहाँ पर हम लोग को रिएक्टिविटी पढ़ना था हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। नेटवर्क इशू था बेटा, इसलिए तक अभी तक आप लोग तक नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहा था, अभी क्लियर है। तो इसके बाद कुछ इनके कंपाउंड्स भी हम लोग को पढ़ने हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कास्टिक सोडा, NaCl, बेकिंग पाउडर वगैरह, वॉशिंग सोडा। कैल्शियम में जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को सीमेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। हम लोग के पास 3 क्लास है, 3 क्लास में हम लोग ने चैप्टर को बांट दिया है। जल्दी जल्दी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कली मेटल्स। इंट्रोडक्शन पे बात करें सबसे पहले अल्कली मेटल्स क्या होता है। तो अगर अल्कली मेटल्स की हम लोग बात करें तो अल्कली मेटल्स हम लोग बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को, जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम आता है। अब मामला ये आता है कि सर इसको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। अल्कली मेटल्स हम लोग इनको इसलिए बोलते हैं, अल्कली मेटल्स हम लोग इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में जाकर ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक से। आगे चल रहे हैं। आगे हम लोग इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट हम लोग बोल रहे थे। तो ग्रुप फर्स्ट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आएगा। ये 1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम का हो जाएगा यहाँ से 2s1, सोडियम का 3s1, 4s1, पोटेशियम का, रूबियम का 5s1, सीजियम का 6s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको ऑलरेडी पहले से आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, आप लोग यहाँ पर रिडॉक्स पढ़े होंगे। रिडॉक्स में जो भी टीचर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया होगा वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताया गया होगा, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग बताते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये चीज़ें हैं, आप लोग उसको याद करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में काम आएगा। तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल इकलौता ऐसा नॉन मेटल फ्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है। लेकिन अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल में आपके पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, और साथ में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
स्टोरियम और बेरियम। आपको नॉन मेटल केवल एक है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, -1 फ्लोरीन का। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है। इसको अगर आप लोग याद कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये बात हमेशा याद रखें। नॉन मेटल्स में आएंगे तो केवल फ्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, और अगर मेटल में आएंगे तो आपको ये जो मेटल है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होता है +1 और +2। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के हमारे पास जो भी एलिमेंट है, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड होते हैं। और कल ही परसों हम लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते समय यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सबसे राइट साइड है तो अपने रिलेटिव पीरियड में इनकी सबसे बड़ी एटॉमिक साइज होती है नोबल गैस को छोड़े, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई हम लोग के नोबल गैस का होता है, क्योंकि वहाँ पे वंडर वॉल रेडियाई हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई इनका होता है, बड़ा एटॉमिक रेडियाई इनकी आएगी। डाउन द ग्रुप की बात करें तो आप भी जानते हो डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई इसलिए बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है क्योंकि नए नए सेल यहाँ पर ऐड होते चलते हैं। अगला मामला हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस आइसोलेटेड एटम या आयन, दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है। जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वहाँ से हम लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, एटॉमिक रेडियाई देखा और आयनाइजेशन एनर्जी देखा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो अगला हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अपने इस पूरे ग्रुप में जैसे कि हम लोग अल्कली मेटल पढ़ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, जब ये ग्रुप पढ़ रहे हैं तो इसमें डाउन द ग्रुप आने पर डेंसिटी लगातार डिक्रीज करता जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो डेंस एलिमेंट है वो लिथियम है और सबसे कम जिसकी डेंसिटी है वो सीजियम है। तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए मेरे साथ साथ, डाउन द ग्रुप आने पर जो डेंसिटी होगी वो घटती है। तो जो ऑर्डर होगा आप कुछ इस टाइप से नोट कर लो, उल्टा मैं कर दिया हूं। जो डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा लिथियम की, फिर सोडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, फिर आपकी रूबियम की, और सबसे कम डेंसिटी आपका सीजियम का होगा। तो यहाँ पर आपके पास हमारा आ गया है डेंसिटी। अब अगर हम लोग कलर की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कली मेटल्स के कलर्स की। तो अल्कली मेटल्स में अगर हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम की बात कर रहे हैं तो ये सभी के सभी जो एलिमेंट होते हैं उन सब की जो कलर होती है, ये जो कलर होती है वो सिल्वरी वाइट होती है। सब मेटेलिक कलर के होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। और जो सीजियम है सर, इसका जो कलर है ये येलोइश गोल्ड होता है। येलोइश यानी हल्का हल्का गोल्डन कलर का, पीला गोल्डन कलर का आपको ये मिलता है सीजियम। बाकी जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं। यहां पे नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहां पर लिथियम का होता है। लिथियम का होता है 454 केल्विन और सबसे कम हमारा सीजियम का लगभग 304 वार के आसपास कुछ केल्विन होता है।
तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो डाउन द ग्रुप आएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगातार कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी लगातार यहां पे घटता जाता है। अगला मामला हमारे पास आया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये मिसप्रिंटिंग है यहां पर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कोई भी मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उतना ही जल्दी ऑक्सीडेशन कर रहा है। वापस से, कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहां पे हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगातार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे साइज जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। साइज बढ़ती जाएगी तो आयनेशन एनर्जी जो है घटता जाएगा। जब आयनेशन एनर्जी घटता जाएगा तो बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो यहां पर ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लास 12th पास आउट हैं आप लोग या क्लास 12th में हैं, जहां तक हमें बताया गया है। तो आप लोग 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ा। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने क्रिस्टल पढ़ा। 4 टाइप का क्रिस्टल आपको पढ़ाया गया। एक था आयनिक क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर NaCl, CaCl, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड वगैरह वगैरह स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा था मेटेलिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल। ये ढेर सारे क्रिस्टल पढ़े थे। तो इस क्रिस्टल में आप लोगों ने एक आयनिक क्रिस्टल पढ़ा था। आयनिक क्रिस्टल में आप FCC, BCC वगैरह वगैरह क्रिस्टल आप पढ़े थे। तो जो आपके अल्कली मेटल्स हैं, अभी के अभी याद कर लो, आपके पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, जो भी हैं, वो सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC स्ट्रक्चर होता है सर, बॉडी सेंटेड क्यूबिक सेल। आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको दिखा रहा हूं। बॉडी सेंटेड क्यूबिक सेल में एक यूनिट सेल हो गया, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल है, जो एटम्स होते हैं वो उसके सभी कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं, सारे कॉर्नर से बैठे होते हैं। और जो एक एटम होता है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे बैठा होता है, इसी को बोलते हैं BCC। अगर आप डेंसिटी पढ़े होंगे, डेंसिटी यानी कि D = Z × M/Na × A क्यूब। तो Z नंबर ऑफ एटम था, M एटॉमिक या मोलर मास है, Na एवोगैड्रो नंबर है। सोडियम नहीं है बेटा, इसको आप सोडियम मत समझ लेना। यहां पर ये आपका एवोगैड्रो नंबर है और ये इस क्यूब का एज लेंथ है। तो अगर आप यहां से यूनिट सेल की डेंसिटी निकाले होगे तो सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो इसी की आती है, BCC की। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, जो भी एलिमेंट हैं वो सब के सब जो एलिमेंट हैं वो BCC स्ट्रक्चर ही शो करते हैं। अगला मेरे पास है सॉफ्टनेस। अगर सॉफ्टनेस की बात हम करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप उनको लेकर इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, आराम से इसको आप काट सकते हो। इनकी डेंसिटी भी कम होती है, जो कि अभी मैंने बताया। इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी मैंने सोडियम का बताया, लिथियम का बताया। डाउन द ग्रुप बताया कि डेंसिटी लगातार घटता जाता है। तो सॉफ्टनेस भी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता जाता है। सॉफ्ट एलिमेंट सॉफ्ट होते जाते हैं। सोडियम की स्थिति तो ये है जैसे बटर होता है, बटर की तरह आप उसको नाइफ से काट सकते हो। डेंसिटी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है, वो वाटर पे तैरते हैं। बाकी वो की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, वाटर में चले जाते हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, यहाँ पर सॉफ्टनेस की अगर बात करें
तो लिथियम जो होता है अपने ग्रुप में सबसे हार्ड एलिमेंट होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो उनसे सब सॉफ्ट होते हैं। यही कारण है कि लिथियम जो होता है, लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं और बाकी जो एलिमेंट होते हैं जिनकी डेंसिटी कम है वो अदर से रिएक्शन ज़्यादा करने लगते हैं, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इनको हम लोग केरोसिन में या किसी हाइड्रोकार्बन लिक्विड में रखते हैं। अगला हमारे पास है फेम टेस्ट, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक मोबिलिटी। ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें, जैसे कि आयंस हमारे पास हो गए हैं Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+। अगर हम लोग यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी की बात करें, तो अगर हम लोग को कोई मीडियम नहीं दिया है और अगर हम लोग को बोलता है कि वाटर में इनकी आयनिक मोबिलिटी बताइए, तो आप भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स 11th में हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी, जब हम लोग किसी आयन को वाटर में डालते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी इवॉल्व होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी इवॉल्व कहाँ से होता है, ये किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव सेंटर है। वाटर क्योंकि डाइपोल बनाता है, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसका जो नेगेटिव सेंटर है वो इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। यहाँ पर पार्शली नेगेटिव होता है, इन सब पे पार्शली पॉजिटिव होता है। तो वाटर का नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव सेंटर पे जब अटैक करता है तो इसी कारण से यहाँ से एनर्जी इवॉल्व होती है। तो हाइड्रेशन की बात करें तो इनका पॉजिटिव सेंटर वाटर के नेगेटिव सेंटर को बुला रहा है, इनका पॉजिटिव सेंटर इनके नेगेटिव सेंटर को बुला रहा है। तो अब क्या है कि इनका पॉजिटिव सेंटर जितना बड़ा हो जाएगा, यानी कि उनकी साइज जितनी बड़ी होगी उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उतना कमजोर पड़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कमजोर पड़ेगा तो बाहर बैठे हुए नेगेटिव सेंटर को वो अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेंगे, नहीं बुलाएंगे, जिसके कारण से इनकी डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। आप भी समझ लो डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्यों घटती है, क्योंकि जो साइज होता है वो साइज लगातार इंक्रीज होता जाता है सर, लगातार साइज इंक्रीज होता जाता है, जिससे कि वो वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव सेंटर की अपनी तरफ नहीं बुला पाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की होगी। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो लिथियम आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसके कारण से इनकी साइज बढ़ जाएगी। जब लिथियम की साइज बड़ी हो जाएगी तो इनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, वो बहुत धीमे धीमे फिर वो मूव कर पाएंगे। तो आयनिक मोबिलिटी इस पूरे ग्रुप में लिथियम का सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि क्लास 11th में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी मेटालिक सरफेस पर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन गिरता है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उस फोटो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। और ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट है फोटोन का, लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी क्या है कि हम लोग ने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ती है, जाहिर सी बात है तब आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। डाउन द ग्रुप जाने पर जब आयनाइजेशन एनर्जी इनकी घटती है तो सीजियम बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी कि इस ग्रुप में आपका सीजियम और पोटेशियम ये दो एलिमेंट है जिनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। तो ये रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसकी बात आती है रिएक्टिविटी की। इस ग्रुप की जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी अगर आप समझें, हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। अगर हम लोग गैसेस में बात करें तो गैसेस में अगर इस एलिमेंट को ले लें तो यहां से ये M+ बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसी को बोलते हैं सर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसी को बोलते हैं।
तो यहां से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो इस ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो रिएक्टिविटी की जब बात होगी कहां पर, गैसेस फेज में, तो गैसेस फेज में जब रिएक्टिविटी की बात होगी तो लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और रूबियम, सीजियम, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कब है बेटा? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका गैस में है। ये गैस का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी कि गैस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है हम लोग को सीजियम मिलेगा। लेकिन हम लोग आगे चलें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में चीजें बदलेंगी। ये जो ऑर्डर है वहां पर वो चेंज हो जाता है। वो कैसे ऑर्डर में चेंज होता है इसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग इस एलिमेंट की रिएक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह हम लोग पता करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो रूम टेम्परेचर पे हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अब जब ये हमको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिले हैं तो उनको हम लोग को एक्वस फॉर्म तक ले जाने के लिए यहाँ पर कई स्टेप करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से स्टेप है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो मेटल आएगा वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा। आप उसको एनर्जी दिए तो ये हो गया आपका गैसेस। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। 1 मोल सॉलिड को गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये सॉलिड है, सॉलिड से ये गैस में चला गया है। यहां पर जो एनर्जी, जो भी हीट हम लोगों ने खर्च किया है वो हमारा है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहां पर रिएक्शन में इसको माइनस में देने का मतलब है कि इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको इस एनर्जी को देना पड़ा है, यानी कि ये माइनस साइन बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है। अगला जो स्टेप होगा, हमारे पास ये मेटल गैस फॉर्म में है, हम लोगों ने एनर्जी और वो एक्वस मीडियम में जाएंगे और यहां से एम एक्वस हो जाएगा और यहां पर से हम लोग को एनर्जी मिलेगा। इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? 1 मोल गैसियस आयन को जब हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया, जो एनर्जी वहां से इवॉल्व हुआ है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इतना नोट करिए। यहां से अगर हम लोग देखें तो किसी भी अल्कली मेटल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक आने के बीच में ये 3 स्टेप तय करने पड़े, यानी कि 3 स्टेप में 2 स्टेप जो है वो इंडोथर्मिक है और एक जो है हमारा एक्सोथर्मिक है। 2 हमारा इंडो है, एक हमारा जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो यहां पर हुआ क्या? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सभी एलिमेंट का लगभग बराबर है। यहां पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सभी अल्कली मेटल्स का लगभग बराबर है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी सबका अलग अलग है। तो हमारे पास जो ये प्रोसेस हो रहे हैं वहां पर 3 स्टेप है। 2 जो है वो इन्वेस्टमेंट का है जहां हमको लगाना है और एक जो है वो आउटगोइंग का है, फायदा वाला है जहां से हमको मिलना है। तो एक स्टेप तो ऐसा हुआ इंडोथर्मिक जहां पे लगभग सभी के लिए बराबर है। एक इंडोथर्मिक में डाउन द ग्रुप आने पर इसकी वैल्यू घटती है।
तीसरा मामला एक्सोथर्मिक है। हम अभी पढ़ाए हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लिथियम का होता है। इसके कारण ये हुआ कि जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है एक्वस मीडियम में। यानी कि अगर एक्वस मीडियम में ऑर्डर देखा जाए तो अब जो है सबसे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबियम, फिर सीजियम, उसके बाद हमारा Li+। तो यहां से आप देखोगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण लिथियम जो है एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। इसको नोट कर लीजिए सर। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। अगला हमारे पास आता है रिएक्टिविटी विथ वाटर। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सभी वाटर से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसमें सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो लिथियम की होती है। डाउन द ग्रुप आने पर लगातार जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ता जाता है। सबसे पहला मामला ये है कि जब अल्कली मेटल को हम लोग वाटर में डाले तो वहाँ पे हुआ क्या, आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अल्कली मेटल्स जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, ये बात हम लोग इनकी कर रहे हैं। आप कोई भी अल्कली मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, यहां से आपको मेटल सोडियम वाटर से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है इसकी बात करते हैं। लिथियम जो है वो सॉलिड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक है। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था 454 केल्विन। सोडियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट मुझे लगता है कि 360 वाट 360 केल्विन के आसपास है। 360 केल्विन के आसपास का है। तो मेल्टिंग पॉइंट में इनके काफी डिफरेंट है। डाउन द ग्रुप जाने पे और मेल्टिंग पॉइंट घटना है। अभी क्या है कि जब हम लोगों ने सोडियम को वाटर में डाला तो वाटर में जब सोडियम गया तो वहां पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर वाटर बनाने लगा। 2Na हमने लिया और यहां पर वो वाटर से मिला और 2 मोल NaOH बनाकर हाइड्रोजन गैस दे दिया और साथ में यहां से एनर्जी भी रिलीज हुआ। जब उस सरफेस पर वाटर में डिसॉल्व सोडियम होगा नहीं, क्योंकि सोडियम की डेंसिटी वाटर से कम है, वो ऊपर है। अब जब ये ऊपर है तो अब क्या है, ऊपर तैर रहा था, अब वहां से हीट डेवलप हुआ। अब जब हीट डेवलप हुआ तो जो वाटर के ऊपर सोडियम है वो मेल्ट होने लगा। मेल्ट होकर उसका सरफेस एरिया लगातार बढ़ता गया और वो वाटर के पूरे सरफेस पे आने लगा। जब वाटर के पूरे सरफेस पे आने लगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हुआ। जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इवॉल्व हुआ, जिसके कारण पे वहाँ पे आग लग जाती है। वहाँ पे फायर कैच कर लेता है, आग लगना स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या है, यहाँ पर जब आप लिथियम को डालते हो तो लिथियम जाता है, लिथियम जो अंदर जाता है, ऊपर रहता है। अब जब लिथियम की बात आती है तो लिथियम भी यहाँ पर रिएक्शन करता है। सेम रिएक्शन हमारा लिथियम भी करता है, लेकिन एक समस्या यहाँ पर हो जाती है। लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन वहां पे वो एनर्जी भी लॉस करता है, लेकिन वो एनर्जी जो है उतना एनर्जी नहीं होता जिसके कारण से वो लिथियम को मेल्ट कर सके। यानी टेम्परेचर 454 केल्विन से ऊपर वो टेम्परेचर नहीं जा पाता, जिसके कारण से लिथियम मेल्ट नहीं करता है, जिसके कारण से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वाटर से बाकी अल्कली मेटल की तुलना में कम होती है। तो ये था हम लोग का रिएक्टिविटी विथ वाटर। यहां पर मैंने आपको एक ही बात इंपॉर्टेंट बताया कि लिथियम अदर एलिमेंट की तुलना में कम रिएक्टिव क्यों है, तो उसका एक कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा हार्ड है, मेल्ट करता नहीं है, जिसके कारण से इसकी जिसके कारण से इसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम है। नेक्स्ट है
रिएक्टिविटी बता रहा है ऑक्सीजन के साथ। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सभी के सभी अल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके डिफरेंट ऑक्साइड बनाते हैं। अब मामला ये आता है कि सर ये डिफरेंट ऑक्साइड क्या होते हैं? डिफरेंट ऑक्साइड का मतलब ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम ये आ रहे हैं, लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है। अदर जो इस ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्या कारण हो गया कि हर एलिमेंट अलग अलग ऑक्साइड बनाता है? इसकी बात हम आपको बता रहे हैं। यहां देखें, यहां पर हमारा लिथियम आता है, ये लिथियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और यहां पर बन गया है, यहां पर ये बन गया है आपका लिथियम ऑक्साइड। आप यहां पे सोडियम लाइए, सोडियम जो होता है वो यहां पर बनाता है पर ऑक्साइड। इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट हैं, इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट हैं जैसे कि पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट है वो सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसा क्या है कि भाई लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, बाकी सब सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। इन सब का कारण दो है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। एक लाइन का मामला ये है कि डाउन द ग्रुप गया तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। दूसरा इसमें कारण है कि साइज ऑफ कटायन बड़ा होता जाता है। तो जब साइज ऑफ कटायन बड़ा होता जाता है तो वो बड़े अनायन को अपने पास स्टेबल रख सकता है। जब कटायन की साइज बड़ी है तो वो अनायन को भी अपने साथ, बड़े अनायन को अपने साथ रख सकता है। तो ये दो कारण हुआ कि डाउन द ग्रुप आने पर, पहला मैंने बताया डाउन द ग्रुप आने पर भाई साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है जिससे कि बड़े अनायन को वो अपने पास रख सकता है। दूसरा बताया कि डाउन द ग्रुप आने पर जो अल्कली मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वाटर के ऑक्सीजन के साथ बढ़ रही है। तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यहां देखें, हमारे पास लिथियम है Li+, साइज में छोटा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा था तो वो ऑक्सीजन को O2- को चांस नहीं देता, मौका नहीं देता कि वो अदर ऑक्सीजन के साथ जाए, मिलकर para ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाए। डाउन द ग्रुप आने पर कटायन की साइज बढ़ती जाती है। जब कटायन की साइज बढ़ती जाती है तो अनायन के पास मौका होता है आपस में कंबाइन होकर सुपर ऑक्साइड या para ऑक्साइड वगैरह बनाने का। कैसे? ये देखें, हमारे पास O2- है, यहां से हाफ O2 आया, जुड़कर यहां से ये बन गए हैं para ऑक्साइड। फिर वापस से यहां पर O2 आया, अब ये बन गए हैं सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर क्या होता है, लिथियम के पास ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिथियम मौका ही नहीं देता है कि ऑक्सीजन जाए और अदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर para ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कली मेटल अलग अलग ऑक्साइड क्यों बनाते हैं तो उसका 3 कारण मैंने बताया। पहला बताया डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी अल्कली मेटल की बढ़ती जाती है। दूसरा कारण बताया यहां पर, दूसरा कारण हमने बताया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, फर्स्ट डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी जो है
अल्कली मेटल के साथ इंक्रीज करती जा रही है। दूसरा, डाउन द ग्रुप जाने पर कटायन की साइज बढ़ती जा रही है। कटायन की साइज बढ़ने के कारण अनायन भी बड़ा वो अपने पास रख सकता है। तीसरा मैंने बताया, डाउन द ग्रुप जाने पर कटायन की साइज बढ़ती जाती है, जिससे ऑक्सीजन को मौका मिलता है वो पैरा ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना सके। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अगर इनके हम लोग सुपर ऑक्साइड की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, इनके जो पैरा ऑक्साइड, मतलब ये स्टेबल तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए थोड़े फ्रैक्शन में बने या थोड़ी देर के लिए अगर ये बन गए हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो होते हैं ये कलर शो करते हैं। कलर सभी शो करते हैं। आपको भी पता होगा कि किसी भी एटम में जब हम लोग कोई विजुअल रे डालते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, सेम एनर्जी रिलीज करते हैं विजुअल रे के फॉर्म में, जिससे कि वो हमको कलर शो करते हैं। ये सब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर जो लिथियम और सोडियम के सुपर ऑक्साइड हैं ये येलो कलर शो करते हैं। पोटेशियम का जो होता है ऑरेंज करता है, रूबियम का सुपर ऑक्साइड ब्राउन और सीजियम का सुपर ऑक्साइड जो होता है वो ऑरेंज करता है। इसको भी आप लोग नोट कर लो। लिथियम और सोडियम का येलो कलर है, लिथियम और सोडियम जो है येलो है, पोटेशियम ऑरेंज है, रूबियम का जो है वो आपका ब्राउन है, सीजियम का जो है वो आपका ऑरेंज है। जल्दी नोट कर लें। चलिए, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हम लोग का रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर और मॉइस्चर। अगर हम लोग एयर और मॉइस्चर से रिएक्टिविटी की बात करें तो इस ग्रुप की जो एलिमेंट है एयर और मॉइस्चर से स्टेप वाइज रिएक्शन करते हैं सर। अब मामला ये आता है सर, ये स्टेप वाइज रिएक्शन क्या है? स्टेप वाइज रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर अल्कली मेटल एक सिंगल रिएक्शन दे के नहीं रुकते हैं, यहाँ पर ये स्टेप वाइज कई 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 रिएक्शन करते जाते हैं। जैसे पहले अल्कली मेटल जब एयर में आएंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ऑक्साइड, नॉर्मल से एक ऑक्साइड बनाएंगे। वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में रहेंगे, फिर वो एयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ मिलेंगे और उनके साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। वो यहाँ भी नहीं रुकेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनने के बाद वो तुरंत फिर आगे बढ़ेंगे और एयर में मौजूद जो कार्बन है उनके साथ मिलकर मेटल कार्बोनेट बना लेंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कली मेटल को हम लोग ने एयर में रख दिया है, मॉइस्चर के साथ रखा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कि मेटल कार्बोनेट बनता है। आपसे बोले कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। आप से पूछे कोई इनिशियल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या तीन बातें बताया? पहला बताया कि ऑक्साइड बनेगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड बनेगा, तीसरा बताया कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पर हम लोगों ने मेटल लिया, ये मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। ये मेटल आते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ, नॉर्मली मिलते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ आते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेंगे सर। रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग को आता होगा, रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
बने रहिए।